नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतवर्ष के शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ की। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में तो आपकी वाह वाह हो गई थी कि कमल जब से आए तो कांग्रेस पार्टी का भी कमल खिल गया, पर इस बार लगता है कि गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, अभी 2 दिन हुए हैं। कल 7 बजे तक लोकसभा चली, राज्यसभा नहीं चली, राज्यसभा लगभग 6 बजे तक चली, पौने 6 बजे तक चली। तो धमाका हो गया हैदराबाद में। इसमें सबको चिंता थी, सब लोग इसमें उत्तेजित थे। तो ये तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की घटना जो हैदराबाद तो होना ही था। कुछ देर के लिए, आधा घंटा 15 मिनट, पर जो मुख्य बात है कि इस बड़ी घटना के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा लगभग साधारण रूप से चले। नहीं, पर आपको लगता नहीं कि ये लोकसभा में डिसरप्शन भी हुआ? वो होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद भी थोड़ा हल्ला मचा, उससे पहले भी उन्होंने हल्ला मचा। तो ये लगता था कि कहीं होम मिनिस्टर, कई बात है, कमल तो पार्लियामेंट के अंदर एसेट है गवर्नमेंट के, आपके विरोधियों का कहना है कि शिंदे लाइबिलिटी हो गए, आप संसद से चलाना चाहते हो, शिंदे उसको डिसरप्ट करा देते। नहीं, बात जो कल हुई थी, जो लोकसभा और राज्यसभा में हुई थी, ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के बारे में नहीं थी। ये उनका जो विवाद था वो स्पीकर से था, जो विवाद था चेयरमैन से था, क्योंकि वो चाहते थे कि नियम के बाहर चर्चा होए। अब ऐसी चीज एक बाय द वे ये कर लें एक चर्चा, ये बात सही नहीं थी। नहीं, तो शिंदे की बयान के ऊपर चर्चा की बात थी ना, सारी की सारी इश्यू तो वही था ना। नहीं, पर लोकसभा स्टेटमेंट के बाद होना चाहिए, डिस्कशन नहीं होना चाहिए, एक रूल है बने हुए। लोकसभा में नियम है कि एक दफा बयान हो गया तो उसके बाद चर्चा एक नोटिस दे के नियम में होती है। राज्यसभा में डिस्कशन हो जाता है, और राज्यसभा में भी नियम है कि एक दफा उनका बयान आ जाए, उसके बाद क्लैरिफिकेशन और चर्चा हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी चाहते थे कि पहले उनकी बात हो जाए और तब उसके बाद वो बयान। इश्यू इतना बड़ा है, आक्रमण हुआ, अगर जहां लोग मारे गए, बेचारे गरीब लोग, निहत्थे लोग मारे गए, आपको लगता नहीं है कि सरकार कानूनों को लेकर के, रूल्स का पीछे लेकर के देश की जो बात कहनी है आप 4 मिनट बाद कह दें। हम तो नहीं कह रहे थे नहीं करेंगे चर्चा। राज्यसभा में हमने कहा पहले इनका बयान सुन लीजिए, इस पर चर्चा कर लेते, आपको जो कहना कहिएगा। 4 मिनट बाद अगर वो अपनी बात कह देते, ये कौन सी बड़ी बात थी? नहीं, इसमें कौन सा विवाद था? कि जो आपके विरोधी हैं, कांग्रेस में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शिंदे साहब जो हैं लायबिलिटी बन के अपनी स्टेटमेंट दे देकर, आप उससे सहमत हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, शिंदे साहब कोई लायबिलिटी नहीं है। क्योंकि कई बार कह देते हैं कि उनके बारे में था जी वो हसमुख हैं, पहले जब देशमुख बने थे वहां पर महाराष्ट्र में, तो लोग कहते देशमुख हट करके हसमुख आ जाएगा। तो ये हसमुख की लायबिलिटी तो नहीं प्रूव होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस प्रकार की घटना के बाद सब कहें कि आप 12-18 घंटे में पूरी जो जांच है उसका खुलासा कर दो। किस प्रकार की जांच है? बहुत सारी चीजें हैं जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। जो इन्वेस्टिगेशन में जो इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिनको गुप्त रखनी पड़ती हैं। और सब कह रहे हैं कि भाई आप बताइए आपके पास क्या जानकारी है। अब वो बेचारे क्या बताएंगे? नहीं, आपके जो अपने लीडर हैं कांग्रेस के, वही कहते हैं कि चिदम्बरम साहब ने जो अच्छे काम किए, शिंदे साहब ने अपने हसमुख तरीके से लाइटली लेकर के उस जितना काम किया था उसके ऊपर एक लिपापोती कर दी, सारा मिनिस्ट्री हो गई। शिंदे जी को लगभग 4 महीने हुए हैं और ये कह देना कि इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, ये बहुत गलत है। 4 महीने तो हुए हैं। तो उसी के अंदर उन्होंने कहा कि हिंदू टेररिज्म है, बीजेपी वाले आरएसएस में ट्रेन करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। कमलनाथ को बीच में आना पड़ता है, चलो माफी मंगा दो, सेशन चलाना है, तो आपने बीच में उनका तालमेल करा के माफी मंगवा दी। ये जरूरी थी माफी मांगना, इसका गलती तो की थी ना उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस केस से बुरा लगा है, उनको चोट लगी है, मैं खेद व्यक्त करता हूँ। माफी मांगी उन्होंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। माफी नहीं मांगी ना। अब इसको आप माफी कहें, खेद कहें, जो कहना है कहिए। नहीं, आप क्या कहते हैं? नहीं, उन्होंने खेद व्यक्त किया, माफी नहीं मांगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो उन्होंने बात कही थी, उन्होंने बात जो कही थी वो उस पर टिके रहे। उन्होंने कहा कि मेरा ये इरादा नहीं था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी पर आरोप लगाऊं। पर एक किस्म से कॉम्प्रोमाइज तो हुआ ना। आप कहते हैं माफी नहीं मांगी उन्होंने, कॉम्प्रोमाइज तो रिग्रेट था। बात तो सच है, कॉम्प्रोमाइज तो हुआ। तो आपने कॉम्प्रोमाइज करा कि सेशन चलाना है आपको, इसलिए नहीं, आइडियोलॉजी कन्विक्शन नहीं है कहीं भी आपको। आइडियोलॉजिकल की बात नहीं है, ये किसी का बयान था, उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा ठीक है आपको बुरा लग रहा है, हम खेद व्यक्त कर देते हैं। तो 1 महीने कहा था, कौन सी विचारधारा की बात आती है? विचारधारा आपने कहा कि उनका कहना है कि माफी मांगने, आपका माफी नहीं थी, रिग्रेट था। पर सवाल ये, 1 महीना पहले अगर शिंदे साहब ने जो बात कही, संसद से 1 दिन पहले कमलनाथ जी ने कॉम्प्रोमाइज करके माफी करा दी, तो ये डील ही होगी ना। आपको कोई डील नहीं है। अगर उनको विश्वास था तो डटे रहे। जब बीजेपी संतुष्ट हो गई, उन्होंने कहा हम इस बयान से संतुष्ट हैं, तो बीजेपी संतुष्ट हो गई,
तो कौन सी डील है? नहीं, ये पहले भी कह रहे थे तो वही कर लेते आप, तो डरना क्यों देते वो जाकर के? सबका अपना समय होता है, सबकी अपनी समय सीमा होती है, और उन्होंने सही समय पर ये बात कह दी। तो बीजेपी वालों से आपने बैकडोर छुप के बात की? मैंने, अब मैं तो सबसे ही बात करता हूं और छुप के बात कर दी, सब ओपन बात है, कोई छिपी बात तो है नहीं। कौन सी बात ऐसी है जो हमें गुप्त रखने की आवश्यकता है? कोई गुप्त रखने की आवश्यकता? मेरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से होती है, मेरी बातचीत मुलायम सिंह जी से होती है, मेरी बातचीत मायावती जी से होती है। वो तो आपकी कमलनाथ क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सबसे बात तो करेंगे ही, और आप अपने तरीके से बात करते हैं। सबसे सीनियर मोस्ट आप एमपी हैं लोकसभा के अंदर, कांग्रेस के अंदर, वही सीनियर मोस्ट आप ही हैं ना। तो इसलिए मैं जो कहना चाहता कि जो शिंदे के ऊपर कंट्रोवर्सी अगर नहीं होती तो आपको लगता है कि शुरू से जो हिंदू टेररिज्म का रिमार्क दिया उनकी गलती तो थी ना? नहीं, क्यों गलती थी? उन्होंने जो बात कही उन्होंने कुछ जानकारी के हिसाब से कही, उन्होंने बीजेपी पर कोई उन्होंने कहा हिंदू ये बीजेपी और आरएसएस कैंप में ट्रेनिंग देते हैं, ये पूरा टीवी पे चला भाई। नहीं, देखिए कई केस चले हैं, पर इसकी जानकारी शिंदे जी के पास ज्यादा है, मेरे पास नहीं है। तो वो गलती नहीं मानते आप उसको? उनका स्टेटमेंट की गलती नहीं थी। उन्होंने खेद व्यक्त किया, अब ये खेद व्यक्त करने से बीजेपी संतुष्ट हुई और उसके बात ही नहीं कर रहा, उसके बाद कोई चर्चा ही नहीं हुई इस पर चर्चा तो टेररिज्म पे झगड़ा तब हुआ। अभी डिस्कशन जो हो रही है कि आपकी सरकार जब टेररिज्म आता है तो आप अपनी कभी हिंदू टेररिज्म, कभी सैफरन टेररिज्म, कभी ये टेररिज्म, कभी अब जैसे होम सेक्रेटरी ने कह दिया हिंदू टेररिज्म का एविडेंस कहां है? जिस दिन शिंदे साहब ने माफी मांगी दूसरे दिन होम सेक्रेटरी बदल गए, जो आज से एक हफ्ता पहले कह रहे थे कि नहीं 9 लोग ऐसे हैं जो आरएसएस और बाकी लोगों से इन्वॉल्व है। अब ये सब बीती हुई बातें, आगे की बात करें। नहीं, मैं पार्लियामेंट आपके लिए समस्या खड़ी होती है ना, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ये आती जाती बातें हैं, और आती जाती बातें में कि कमलनाथ तो बीट बॉय और कोई और है कि उखाड़ दे उसको। अब ऐसी बात नहीं है, ये संसदीय कार्य में ऐसी बातें चलती रहती हैं और इसे धीरे धीरे निपटती रहते हैं। इतने सारे बिल लाने हैं आपको पार्लियामेंट के अंदर, अगर एंटी रेप बिल 3 हफ्ते के लिए तैयार हो सकता है तो स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर लॉ तो क्यों नहीं बनता आपकी सरकार के अंदर? देखिए, एनसीटीसी जो है ये कई राज्य नहीं एक्सेप्ट कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे तो उनको शक शंका है। पर बात यह है कि एनसीटीसी एक बहुत मुख्य बात है, एक बहुत आवश्यक बात है अगर हम आतंकवाद से डील करना चाहते हैं। इतनी सारी एजेंसीज आपके पास ऑलरेडी हैं, एनआईए है आपके पास, सबको जोड़, आईबी है, नेशनल ग्रिड और एनसीटीसी दोनों ऐसी चीजें हैं जो सब एजेंसीज को जोड़ती हैं, एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट बनता है। और ये कोऑर्डिनेशन, तो आईबी क्या करती है? आईबी अपनी बात करती है, बाकी एजेंसी राज्य की इंटेलिजेंस है। नहीं, आपकी सरकार में तो लोग क्रिएट करते जाते थे, आधार है तो पॉपुलेशन बनेगा, आधार भी बनेगा, 20,000 करोड़ रुपए खर्चे। ये एक पैरल जैसे कंट्री अमेरिका के अंदर एक एजेंसी है, वो 10 तो नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, पर एक नहीं, अगर जो सबऑर्डिनेट एजेंसियां हैं बहुत सारी हैं, तो ये सब हम चाहते थे कि ये सब सबऑर्डिनेट एजेंसियां बन जाएं और एक एनसीटीसी बने और हमारा नेशनल ग्रिड होए, जिसमें तो देश भर के हर थाने की जानकारी, हर थाने में क्या केस है, कौन आरोपी है, क्या चक्कर है, क्या केस है, इसकी एक डेटा बैंक बन जाए। वो एनसीटीसी में तो आप तो स्टेट की पावर लेना चाहते हैं ना, अरेस्ट करने की और उसके करने की, वो पावर लेना चाहते हैं। स्वीकृति के साथ है। पावर क्यों? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप स्टेट को जानकारी मिल जाए, बात फैल जाएगी। आतंकवाद में तो सबसे बड़ी चीज है जो जांच होए गुप्त होए, जो इंटेलिजेंस होए गुप्त होए। अगर ये सब बातें फैल जाएं तो किस प्रकार से ये होगा? चीफ मिनिस्टर के ऊपर विश्वास नहीं करते आप? चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है, छोटे छोटे जो पुलिस के हैं वो लोग के पास, आपके पुलिस वाले भी तो गलत कर सकते हैं, एनसीटीसी वाले भी तो लीक कर सकते हैं। एनसीटीसी को बड़े चुन के प्रोफेशनल लोगों को रखा। आपने हैदराबाद में इन्फॉर्मेशन पहले दे दी, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर कोई? नहीं, ये बात नहीं है। ये भी आपके होम मिनिस्टर ने कहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। होम मिनिस्टर कहा, पर जो ये बात जो इन्फॉर्मेशन होती है जनरल होती है। कोई ये नहीं कहता कि तुगलक रोड में या इस सड़क में बम फूटने वाला है। दिल्ली पुलिस ने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी थी इंटरोगेशन के अंदर कि ये जगह पे होने वाला है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने शहरों के नाम बताए थे। हैदराबाद में उन्होंने इलाका भी बताया था कि इस इलाके में हो सकता है। नहीं, उन्होंने कहा था कि इस हैदराबाद में होगा, बेंगलोर में और अन्य शहरों में ये बात हो सकती है, पर ये बात कि यहाँ होगी, इस दिन होगी, उस समय होगी, ये बात नहीं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन एक ही है आपकी तरफ से कि एनसीटीसी होने चाहिए। एनसीटीसी में इससे लाभ होगा, मैं नहीं कहता इससे सब सुधर जाएगा, पर ये एक ऐसी चीज है, इसमें हमारी जो आतंकवाद से लड़ाई है, जो आतंकवाद का मुकाबला हम कर रहे हैं, मजबूती आएगी। पर आपको लगता है ऑपोजिशन तो एंटी टेरर लॉ की जरूरत है ना, एक स्ट्रॉन्ग जो अभी तो हमारे पास है लॉ, आपने पोटा खत्म कर दिया पॉलिटिक्स की वजह से। देखिए, आपने इसमें कोई विरोधी दल, भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं कहती कि ये कानून लाओ। ये बताएं कौन सा कानून चाहते हैं जो मजबूत है, ये बताएं कौन सा कानून है। चलिए ये नहीं तो आप बताओ कौन सा। तो उन्होंने कहा पोटा ले आओ ये वापस। पोटा भी आज के दिन हल्का पड़ेगा आतंकवाद।
पोटा उस समय आया था जब आतंकवाद इस प्रकार से उभर के नहीं आया था। तो आपका विचार ये कि पोटा से भी स्ट्रांग लॉ की जरूरत है इस वक्त? उसमें बहुत सारी चीजें जोड़नी है, स्ट्रांग की बात नहीं है, मजबूती की बात नहीं है, पर जब तक उसमें सब चीजें ना जुड़े तब तक नहीं हो सकता। तो आप इसके लिए ऑपोजिशन से कंसल्ट तो करिए। टेरर सबसे बड़ी समस्या है देश की इस वक्त है। बिल्कुल। तो आप एज ए कमलनाथ जब एनसीटीसी की बात हुई, हमने ऑपोजिशन नहीं, आज राज्यों में केवल एक पार्टी की सरकार नहीं है, अन्य पार्टियों की सरकार है, तो एक पार्टी से चर्चा करने में कुछ नहीं जो सरकार रेप लॉ के ऊपर सबको कंसल्ट कर सकती है 3 हफ्ते के अंदर, टेररिज्म जो सारे देश को अफेक्ट करता है, उसके लिए इनिशिएटिव लेकर के आप उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाते? मैं तो ये कहता हूं कि इसमें सहमति बनाना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी चीजें देश में होती है जो सहमति के साथ, सर्व सहमति नहीं है पर मोटे मोटे सहमति कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस होना चाहिए। मेरे को पता है कि पार्लियामेंट अफेयर्स की जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री की तो है नहीं, परंतु आप प्रयत्न कर सकते हैं ना। हम प्रयत्न कर रहे हैं, आप प्रयत्न कर रहे हैं, एंटी टेरर लॉ लाने के लिए प्रयत्न हो रहा है। बिल्कुल। किस तरह के प्रयत्न हो रहे हैं, किस तरह ऑपोजिशन पार्टी को लेकर चलेंगे, मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कमलनाथ जी से। आप कह रहे हैं कि हम लॉ बनाएंगे, पर समस्या ये कि इस सेशन में इतने सारे इंपॉर्टेंट बिल आप सुनाने, आपको करप्शन का इशू फिर से आएगा, हेलीकॉप्टर डील फिर से आएगी, आपने उसके बारे में भी सोचा होगा। हल्ला तो मचाएंगे ऑपोजिशन वाले। बिल्कुल, हल्ला मचाने की बात नहीं है, मैंने तो कह दिया है, मैंने तो स्पष्ट बयान दे दिया है कि जिस प्रकार की जांच कराना चाहें ये करें, हम स्वीकार करते हैं। आपने कहा जेपीसी बना लें, उसके लिए भी तैयार हैं। तैयार कह रहा हूं, किसी भी प्रकार की जांच के लिए हम भी चाहते हैं जांच होए। अब जो जांच हम करेंगे शायद विरोधी दल इसमें संतुष्ट ना हो, तो मैंने उन पर छोड़ दिया कि आप ही बता दीजिए कैसी जांच होए। तो आपने वो डिसार्म कर दिया पहले से कि जो आप ही बताइए। डिसार्म करने की क्या बात है, मैंने कहा हम मिलके, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है कि जो अपने देश के नाम को भी प्रभावित करती है। हाँ, पर जेपीसी तो जितनी आयतें बनी है पिछले, आप भी जानते हैं 89 से बनती आ रही, राजीव गांधी के जमाने से जेपीसी में कुछ निकलता तो है नहीं। आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, आज तक कोई सजा नहीं हुई, आज तक कोई कंक्रीट रिपोर्ट नहीं आई। मैं तो कह रहा हूँ फालतू टाइम वेस्ट होता है ना। मैंने तो नहीं कहा जेपीसी बनाए, मैंने कहा जिस प्रकार की भी जांच करना चाहें हम तैयार हैं, चुन ले, इसमें एक सहमति बन जाए सब राजनीतिक दलों की, और उस प्रकार की जांच हम कराने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति साहब का आपने भाषण देखा, उसमें आपकी मिनिस्ट्री के भी था, हम इतने मिलियन घर बनाएंगे। मैंने एक बार पहले कलाम साहब का भी भाषण सुना था, 1 मिलियन हाउसेज, वो तब बने थे, राम जेठमलानी का स्टेटमेंट सबसे पहले आया था कि 1 मिलियन हाउसेज बनेंगे। तो ये सब राष्ट्रपति का भाषण मेरे को लगता था कि जैसे आपने मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया कि ये लगता है कि हमने इतने काम किए हैं इसलिए वोट हमारे को दोबारा से दो। ये मैं सोचता हूं कहना उचित है, क्योंकि देश जाने कि ये हमने किया है, ये हमारा लक्ष्य है और ये हमारा रास्ता है। पर अब जो आपने उपलब्धियां गिनाई हैं उसमें अपने आपकी मिनिस्ट्री की बात करूँ, आपने जब मिनिस्ट्री बनी है कि आपने शहरों के बारे में चर्चा शुरू कर दी, बेस्ट सिटीज। हिंदुस्तान तो भारत जो है गाँव में रहता है, छोटे शहरों में रहता है, वहाँ अंधेरा, और शहरों में आप चकाचौंध करते चले जा रहे हैं। शहर की तो बात एक है, 2 लाइनें शहरों के बारे में है कि जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन थी, वो बसें खरीदी, एयर कंडीशन बसें खरीदने के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं। वो तो बहुत मामूली पैसा उसका गया था जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस थी, पर वो तो बहुत मामूली बात थी। पर बहुत सारे शहरों ने, बहुत सारे नगर पालिकाओं ने, नगर निगम ने, नगर पंचायतों ने इसका लाभ उठाया है। और अब हम एक शहर बता दीजिए, इसमें मैंने 10 शहरों को विजिट किया, जवाहरलाल नेहरू जो आपकी अर्बन डेवलपमेंट है, सब जगह स्लम वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, सड़कें वैसे के वैसे टूटी पड़ी हैं, पैसा कहाँ जाता है मेरे को पता नहीं। देखिए, कोई शहर इंप्रूव नहीं हुआ, आपने हजारों करोड़ खर्च कर दिए। ये बात कि पूरा शहर सुधर गया हो, ये हमारा लक्ष्य नहीं। एक पार्ट शहर का सबसे पहली बात है कि ये तो राज्य सरकार, जो भी नगर पालिका, नगर निगम, पैसा तो आपका है नहीं, कुछ पैसा हमारा है, कुछ पैसा हमारा है। अंत में राज्य सरकारों को ये देखना है कि वो लाभ उठाएं केंद्र सरकार से जो इसमें सहायता मिलती है, और ये सहायता प्रोजेक्ट वाइज मिलती है, पूरे शहर के लिए नहीं मिलती कि हम पूरे शहर को सुधार देंगे ये योजना में। शहर स्लम बनते जा रहे हैं, ये आपको पता है, क्योंकि आज जो शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण इतनी तेजी से हो रहा है। आज हमारे 40 करोड़ लोग शहर में रहते हैं, 10 साल पहले केवल 230 करोड़ लोग थे। क्योंकि गांव की हालत खराब है, इसलिए शहरों में आ जाते हैं लोग। कहाँ की हालत? छोटे गांव की, छोटे शहरों की हालत खराब है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई कॉलेज है, ना कुछ और है। जो आर्थिक गतिविधि है, जो आर्थिक गतिविधि है, ये शहरों के आसपास हो रही है, इसलिए लोग अपना ग्रामीण क्षेत्र छोड़ के, कभी पहले नगर पंचायत में, नगर पालिका में, उसके बाद नगर निगम में, ये जो शहरीकरण हो रहा है,
ये बहुत तेजी से हो रहा है। अगले 10 साल में क्योंकि आप 60 शहरों के ऊपर कर रहे हैं, 60 करोड़ लोग 60 करोड़ लोग हाँ, शहरों के अंदर, क्योंकि आप गाँव को बर्बाद कर रहे हैं, गाँव में कुछ डेवलप नहीं कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर, गाँव में सड़कें, पानी, नाली और सब सुविधाएं उपलब्ध कराने की हमारी योजना रही है। अब खाली 6 साल पहले केंद्र सरकार ने योजना बनाई थी शहरों के लिए, ये अब चल रही है। आप कांग्रेस पार्टी 91 to 96 अगर हारी थी, उसके बाद लोगों को लगता था कि अमीरों की सरकार है। इस बार भी ये लगता है कि आप 9 साल की सरकार के अंदर स्टॉक मार्केट में क्या फर्क पड़ता है उसकी चिंता आपको ज्यादा होती है। आप क्योंकि रहे हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, कब जीत के आते हैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हर बार, आपको लगता नहीं कि देश के अंदर भारत अलग है, इंडिया अलग बन गया। राहुल गांधी ने ये भी कहा एक जगह स्टेट के अंदर। देखिए, ऐसी बात बांट देना शहर और गांव को सही नहीं है। आज के दिन का नौजवान की सोच, की आशाएं, की आकांक्षाएं जो शहर का नौजवान है, पहले बांट देते थे हम शहर का नौजवान और गांव का नौजवान। आज गांव के नौजवान के पास सेलफोन है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, तो इसलिए ये अंतर अब नौकरी नहीं है। नहीं, ये तो है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ये तो बात सही है। गरीबी के रोका से ऊपर लोग ज्यादा आए हैं, नंबर नहीं, गरीबी आपको फिगर है, नंबर बढ़ा, परसेंट चाहे कम हो। नहीं, ये बात गलत है। आज जो रोजगार के नए मौके बने हैं, पिछले जो हमारी सरकार में, जो यूपीए सरकार में जो नए रोजगार के मौके बने, अपने देश के इतिहास में कभी नहीं बने। पर एक बात बताइए, अब चुनाव लड़ेंगे आप, तो आपके लिए राजनीतिक बोल रहा हूँ, आपने क्या कि आपका एक तो पहले अर्बन एजेंडा क्या है, एक सेंटेंस में बताइए कि आप अगले 2 साल में क्या करेंगे जाने से पहले। देखिए, सबसे पहले चीज मैंने कहा है कि सब शहरों में हमें सबसे कमजोर वर्ग, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग के लिए मैंने कहा था, दिल्ली में हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख मकान हर साल, मैंने लोकसभा में, दिल्ली में 50 लाख से घर एक झुग्गी नहीं मिलती। मैंने कहा 1 लाख घर प्रति वर्ष बनाएंगे, ये मैंने पिछले साल लोकसभा में कहा था। ये योजना चालू हो गई है, अभी लगभग 25,000 30,000 शुरू हो गए, ये चल रहे हैं। पर अब मेरे को एक चुनाव जिस तरह से आपने किया, ये बजट, लोगों का कहना ये कि ये आखिरी बजट सेशन है इस पार्लियामेंट का। आपकी भाषा से, आपकी उससे लगता है कि एलाइज आपको छोड़ छाड़ के जा रहे हैं सबके सब, कोई आपके साथ पार्लियामेंट में एक ने आपको सपोर्ट नहीं किया कल, तो आपको लगता है अकेले पड़ गए आप? किस बात में सपोर्ट नहीं किया? हर चीज पे आपको अटैक, टेररिज्म में सपोर्ट। अखिलेश ने कहा हमारे को पैसे नहीं मिल रहे बजट के लिए, रिलीज नहीं, इंडिया वाले आपसे श्रीलंका में परेशान है। नहीं, ये बात नहीं है। ये तो लाए थे पिछले सेशन में, 2.5 महीने पहले तो कितनी दफा वोट हुई थी लोकसभा में? नहीं, 2.5 महीने पहले तो आपके बिल पे आपको लगता नहीं है कि आप अभी थोड़ी नावट, आप माइनॉरिटी सरकार तो ये सबको पता है, बाहर से सपोर्ट मिल रही है आपको, जिस दिन विड्रॉ कर जाएंगे आपको लगता नहीं कि आप ये तो पहले दिन से था। जब टीएमसी छोड़ के गई, हाँ, तब तक आपसे नहीं था पहले दिन से। उसके बाद आपको 255 के बाद बढ़े ही नहीं, टीएमसी के मिला के 255 बने थे तब उस वक्त, तो उसके बाद आपके वोट बढ़े ही नहीं। देखिए, आप परेशान मत होइए, कौन हमसे नाराज है, वो परेशान हमें होना है, और आप परेशान नहीं है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं कि मैं जानता हूं कि जो दल हैं वो कौन सी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मुद्दों पर सपोर्ट कर रहे हैं। पर एक बात बताइए, आपको चुनाव जल्दी हो सकते हैं ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों होंगे जल्दी? कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, और क्या कभी भी गिर सकते हैं। तो ये तो कहना कि मेजोरिटी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं होंगे, क्योंकि आपको एक भी दल विड्रॉ कर ले, सपोर्ट आपकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दे। ये किंतु परंतु ये सब बात मैं सोचता हूँ इसमें किंतु तो नहीं कहा मैंने। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर मगर की बात नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास बहुमत है, इस बहुमत के आधार पर हमने ये बहुमत कैसे जोड़ी है, कैसे बनाई है, ये स्पष्ट है। इसीलिए तो आज कोई कुछ नहीं कह। आपको लगता है चुनाव मई में 2014 में होंगे? मई 2014 में चुनाव होंगे। अगर उससे पहले किसी ने विड्रॉ, अगर कह रहा हूं अगर किसी ने विड्रॉ कर लिया फिर हो ही जाएंगे। अगर किसी ने विड्रॉ नहीं किया तो जिस तरह आप कहते हैं विड्रॉ कर लेगा, मुझे पूरा विश्वास है कोई विड्रॉ नहीं करेगा। नहीं, सबके साथ कमलनाथ की डील हो गई है। कोई डील की बात नहीं है, कोई डील नहीं हुई है। सब हमारी नीतियों से और हमारी नियत से सहमत है। अगला चुनाव राहुल जी कहते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री नाम मत लिया करो, पर उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे ही ना आप। मैं प्रधानमंत्री लिखा कि उन्होंने मना किया कि मेरा नाम, मैं तो चाहता हूं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। नहीं चाहते, अब ये तो उनको तय करना है, ये मेरे चाहने से नहीं होने वाली बात है। तो आपको लगता है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने से कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो सकता है? बिल्कुल, एक नई पीढ़ी सामने आ रही है, एक नया नेतृत्व सामने आ रहा है। तो कितनी सीटें आ जाएंगी उनके आने से? अभी तो 206 है, मेजोरिटी आ जाएगी आपकी? देखिए, लगभग इतनी सीटें आएंगी हमारी, अगर राहुल जी नेतृत्व करेंगे। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो फिर नीचे आ जाओगे आप? नहीं, नीचे क्यों आएंगे? ये कहना आज के दिन मैं सोचता हूं, अगर ये हो गया, अगर आपकी कम हो गई, मैं कहता हूं अगर अपनी 250 आ गई
तो इसका तो कोई नेता जैसा तो कोई आंसर नहीं। मोदी से डर तो नहीं लगता ना, हमें किसी से डर नहीं लगता कि मोदी वर्सेस राहुल हो गया तो आप परेशान तो नहीं है ना, मोदी का सपना तो नहीं आता ना? हमें मोदी का सपना नहीं आता, उनको आता होगा राहुल जी का सपना, उनको आता होगा राहुल, आप उनके ऊपर पूरा विश्वास है आपको। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।